बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 17 का केमिकल कोऑर्डिनेशन के दो ग्लैंड्स का टॉपिक को स्टडी करेंगे। एक है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड्स। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करें तो हम पेनक्रियाज को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसकी रीज़न क्या है, यानी कि हम पेनक्रियाज को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का नाम क्यों देते हैं। इसकी रीज़न ये है कि आइलेट्स से पहली बात कहते हैं हम सेट ऑफ और ग्रुप और क्लस्टर ऑफ सेल्स को। वो ग्रुप ऑफ सेल, वो क्लस्टर ऑफ सेल जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट करता है। और लैंगरहंस जो नाम है ये एक जर्मन फिजिशियन है, पॉल लैंगरहंस, जिसने 1869 में सबसे पहले इन सेल्स के बारे में, इनकी एक्टिविटी या इनसे जो हार्मोन्स बनते हैं और सिक्रीट आउट होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया था। तो आइलेट्स हम डिफाइन कर सकते हैं एज दीज आर इरेगुलरली शेप्ड पैचेस ऑफ एंडोक्राइन टिश्यूज दैट प्रोड्यूसेस एंड सिक्रीट्स हार्मोन्स। पेनक्रियाज से जो हार्मोन स्क्रीट आउट होते हैं वो किसके अंडर कंट्रोल होते हैं। जैसे कि हमने अपना सबसे पहला हार्मोन पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हमने कहा था कि उसका एंटीरियर लोब जो है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों? बिकॉज वो अपने हार्मोन्स के साथ साथ कुछ दूसरे हार्मोन्स भी बनाता है जो दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। तो पेनक्रियाज से जो हार्मोन रिलीज होंगे दे विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ट्रॉफिक हार्मोन्स नोन एज और कॉल्ड एज सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन्स एंड अदर वन इज एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स। These hormones respond directly to the level of blood glucose। ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होगा ये डायरेक्टली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। हमने कहा पेनक्रियाज में एक क्लस्टर या ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं जिसको आप आइलेट्स का नाम देते हो। तो ये सेल टाइप्स जो हैं या ये जो आइलेट्स हैं उनमें से दो यहाँ पे नाम मेंशन है, दैट इज़ अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। वैसे तो आइलेट्स में 5 डिफरेंट काइंड के सेल्स आते हैं, 5 डिफरेंट काइंड के सेल्स आते हैं, बट हमारे सिलेबस में 2 हैं इसलिए हम उन्हीं 2 का नाम लेंगे। एक है अल्फा सेल्स और दूसरे हैं बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स वो सेल्स हैं जो ग्लूकागोन की सिक्रीशन करते हैं। दे आर स्मॉलर इन नंबर एज कम्पेयर टू बीटा सेल्स। एंड बीटा सेल्स आर दो सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, जो इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं, इंसुलिन को स्क्रीट आउट करते हैं, एंड दे आर लार्जर इन नंबर एज कम्पेयर टू अल्फा सेल्स। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आप देख सकते हैं पेनक्रियाज का एक पोर्शन, एक छोटा सा उन्होंने क्या लेंगे टिश्यू लेकर आपको शो किया दिखाया है। इसमें अल्फा सेल से क्या चीज़ रिलीज़ हो रही है, बीटा सेल से क्या चीज़ रिलीज़ हो रही है, और इसमें ब्लड वेसल्स भी मौजूद होते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो पेनक्रियाज के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन का जैसे हमने फर्स्ट ईयर में भी इसका नाम पढ़ा था कि ये प्रोटीनिशियस हार्मोन्स होते हैं। इनका एक प्रॉपर फंक्शन होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को या ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलिन के फंक्शन की। इंसुलिन का काम क्या है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की क्वांटिटी है, ग्लूकोज का लेवल है, उसको डिक्रीज़ करते हैं इन वेरियस वेज, वेराइटी ऑफ वेज। वेरियस वेज मतलब वेराइटी ऑफ वेज। वो तरीके क्या हैं, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे, यानी कि अगर ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो उससे ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवाता है इंसुलिन। उसके अलावा सेल को यूटिलाइजेशन के लिए जो ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है, एक्टिविटी के लिए जो सेल को ग्लूकोज रिक्वायर्ड है, सेल की यूटिलाइजेशन को ये इंक्रीज़ करेगा कि सेल ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल करे। उसके अलावा ग्लूकोज को डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट करवाने में भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि ये ग्लूकोज की कन्वर्जन को स्टिमुलेट करेगा कि ग्लूकोज लिपिड में चेंज हो जाए, प्रोटीन में चेंज हो जाए, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल रिड्यूस हो जाए। उसके अलावा क्योंकि इसने ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कंट्रोल्ड रखना है, मेंटेन करना है, तो उसके लिए ये ग्लाइकोजन है उसकी हाइड्रोलिसिस को भी इनहिबिट कर देता है, यानी कि लिवर सेल्स में और मसल सेल्स में जहाँ पे ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है उन सेल्स में ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस को, उसकी ब्रेक डाउनिंग को इनहिबिट कर देता है। अब दूसरा हार्मोन क्या है, ग्लूकागोन, वो इंसुलिन के बिल्कुल एंटागोनिस्टिक यानी कि उसके मुखालिफ वर्क करता है। इंसुलिन अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो ग्लूकागोन क्या करेगा, वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ कर देगा, जैसे कि यहाँ पे मैंशनड है। तो ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ कैसे करता है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउनिंग को प्रमोट करेगा, फैट्स की ब्रेकडाउनिंग को इंक्रीज़ करेगा। अब जब ग्लाइकोजन टूट रहा है तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। जाहिर सी बात है मसल्स में और लिवर सेल्स में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है अगर वो टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा। उस ग्लूकोज को एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो जाहिर सी बात है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। फैट्स टूटते हैं तो भी ग्लूकोज ही बनता है, तो फैट्स की ब्रेकडाउनिंग अगर ज़्यादा होगी तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स कि ग्लूकागोन इंसुलिन के मुखालिफ इस तरह से काम करेगा कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो ज़्यादा कर देगा।
अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाए या ग्लूकागोन की प्रोडक्शन ज़्यादा या कम हो जाए, तो उसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर्स, डिजीज़ या कुछ डिफरेंट कंडीशंस या सिंड्रोम्स देखे जाते हैं जो आप कह सकते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। किसी भी तरह की डिजीज़ हो तो इट्स नॉट अ गुड, जो हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करे वो डिजीज़ अच्छी नहीं हो सकती कभी भी। तो इंसुलिन की अंडर सिक्रीशन, अगर इंसुलिन यानी कि अगर पेनक्रियास के अल्फा बीटा सेल्स में से इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो रही है तो इट मीन्स कोई ना कोई कंडीशन या कोई ना कोई डिसऑर्डर ज़रूर होगा। तो इसी तरह से अगर आप इंसुलिन की बात कर रहे हो तो अगर बीटा सेल्स किसी वजह से डैमेज हो गए हैं और उनके डैमेज होने की वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही तो एक कंडीशन बनती है, कंडीशन अपीयर होती है, एक डिसऑर्डर होता है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम शुगर का नाम देते हैं। ठीक है, अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई, इट मीन्स हमारे ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा, हमारे यूराइन में शुगर की प्रोडक्शन ज़्यादा, शुगर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो है वो भी डिस्टर्ब होगा, हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स, नर्व सेल्स वगैरह जो है वो भी डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फैट से जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स निकलते हैं, रिलीज़ होते हैं, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और तब तक हमारे किडनी के ज़रिए बाहर या हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते जब तक उनको किडनी से कुछ वैल्यूबल मेटल के टाइम्स ना मिल जाए जिनके साथ वो बाइंड अप करके वहाँ से रिलीज़ हो सकते हैं। हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है। उसी तरह से अगर इंसुलिन ज़्यादा बन जाए, जाहिर सी बात है जब इंसुलिन ज़्यादा बनेगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो सडनली फॉल कर जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर इंसुलिन ज़्यादा बन गई है और ग्लूकोज जितनी उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए ब्लड में उतनी भी नहीं रहेगी, यानी कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो गया, शुगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो गई है, तो इट मीन्स के ब्लड के अंदर उसका लेवल जो है वो सडनली फॉल कर जाता है। उसका लेवल कम होने की वजह से, यानी कि आपकी शुगर कम होने की वजह से हमारे सेल्स, लाइक हमारे नर्व सेल्स हैं, हमारे मसल सेल्स हैं, उनकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है, वो अपसेट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम समटाइम्स कहते हैं कि ब्लड प्रेशर भी जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ग्लूकागोन का कोई डिसऑर्डर, ग्लूकागोन की अंडर सिक्रीशन या ओवर सिक्रीशन से रिलेटेड अब तक एज सच कोई इतनी एब्नॉर्मैलिटी नहीं दिखेगी एज एंडोक्राइन डिसऑर्डर, लेकिन हाँ अगर बीटा सेल्स के डैमेज होने की वजह से या बीटा सेल्स पे ट्यूमर बनने की वजह से ग्लूकागोन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, ब्लड के अंदर शुगर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर वो शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो इट मीन्स के अल्फा सेल्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बात की कि बीटा सेल्स के डैमेज होने की वजह से इंसुलिन नहीं निकल रही है, क्योंकि बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। जब बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं निकाल रहे तो इट मीन्स के ग्लूकागोन जो है वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। इसका काम क्या है, ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करा है। जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है जो अल्फा सेल्स मौजूद हैं जिन्होंने ग्लूकागोन बनाना होता है, वो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने की वजह से अल्फा सेल्स भी जो है वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी ग्लूकागोन की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसके अपने ही सेल्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। सेकेंड ग्लैंड है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो हमने चैप्टर 15 में किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने एक टॉप पे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, दैट इज़ कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में किडनी पेयर की फॉर्म में है, तो हमारी दोनों किडनीज की टॉप पे ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी एड्रीनल ग्लैंड्स मौजूद है वहाँ पे। तो पेयर ऑफ किडनीज इट मीन्स पेयर ऑफ एड्रिनल्स। तो एड्रिनल्स जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इसमें दो लेयर्स बनी हुई होती हैं। जैसे कि हमने किडनी की लेयर्स बताई थी, सेम वैसे इसकी लेयर्स बनी हुई होती हैं। एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इसकी इनर लेयर। आउटर लेयर को हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनर लेयर को कहते हैं एड्रिनल मेडुला। इसको आगे फर्दर इन्वेलप किया हुआ होता है एक कह लें कि एडिपोस टिश्यूज़ की मेम्ब्रेन है, जिसको हम कैप्सूल का नाम देते हैं, जो इन लेयर्स को, इस एड्रिनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रही होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स का काम क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला दोनों से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो हैं कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन। यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 डिफरेंट जोन्स होते हैं, उन तीनों जोन से ये 3 स्पेसिफिक हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनका नाम है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। इनको हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस सिचुएशन में रिलीज होते हैं। हार्मोन्स, एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स रिलीज कैसे होते हैं, जैसा कि हमने अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हुए हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमस जो है वो सिग्नल सेंड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर कहीं जाकर हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होते हैं। तो इट मीन्स जिन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं
तो जब तक उनको हाइपोथैलेमस की तरफ से सिग्नल नहीं मिलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड उन हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं करेगा। जब तक वो हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होंगे, एड्रिनल ग्लैंड्स या जितने भी जो दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन्स की सिक्रीशन है, उन हार्मोन्स की सिक्रीशन नहीं होगी। तो इट मीन्स के ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका हमने नाम पिट्यूटरी ग्लैंड में भी पढ़ा था, दैट नेम इज कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन या कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल सेंड करेगा जिससे या उसको स्टिमुलेट करेगा कि वो ACTH की प्रोडक्शन करवाए। जब ACTH की प्रोडक्शन होती है तो इट मीन्स कि एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट किया जाएगा कि वो अपने स्पेसिफिक हार्मोन्स को रिलीज़ करना शुरू करें। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH जो है वो एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा उसके अपने स्पेसिफिक हार्मोन्स को एक्सक्रीट आउट या स्क्रीट आउट करने, प्रोड्यूस और रिलीज़ करने के लिए। एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो स्ट्रेस सिचुएशन में रिलीज़ होते हैं, इसलिए हम उनको स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, इन दोनों हार्मोन्स की जो रिलीज़ होने की सिचुएशन है उसको स्टडी किया गया है रैट्स में, जिसमें एड्रिनल मेडुला को सर्जिकली रिमूव किया गया था। उसको एक कोल्ड एनवायरनमेंट यानी कि स्ट्रेस सिचुएशन दी गई थी जिसको वो विथस्टैंड नहीं कर पाई, या उसको जो स्ट्रेस सिचुएशन को विथस्टैंड करने की एबिलिटी थी वो उसकी रिड्यूस हो गई थी। तो इट मीन्स एड्रिनल मेडुला जो है वो स्ट्रेस सिचुएशन में ज़्यादा हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। तो अगर वो डैमेज हो जाए तो स्ट्रेस सिचुएशन में रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। दूसरा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये ऑल टाइम एक्टिव होता है, लेकिन स्पेशली जो शॉक सिचुएशन होती है, स्ट्रेस की कंडीशन होती है, या किसी पैथोजन की वजह से जो इन्फेक्शंस होती हैं, उन कंडीशंस में ये ज़्यादा एक्टिव होता है। आपके सामने एड्रिनल ग्लैंड की एक इमेज शो की है बेटा। आप अगर डायग्राम के अगर अपने इस ग्लैंड का थ्योरी के साथ अगर ये डायग्राम बनाओ तो वेल एंड गुड है। आप इसके साथ अगर चाहो तो हार्मोन्स के नेम्स भी लिख सकते हो, जैसे आपकी बुक पे डायग्राम गिवन है, या आप चाहो तो आप सिंपल ये नाम भी लिख सकते हो, और कॉर्टेक्स और मेडुला को हाईलाइट करके इसके स्पेसिफिक हार्मोन्स की नेम यहाँ पे नीचे बता सकते हो। हार्मोन्स सिक्रीट आउट कैसे होते हैं एक दफ़ा आपको स्केच के ज़रिए बता देती हूँ। ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये क्या रिलीज़ करता है, कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा, जहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या चीज़ रिलीज़ करेगा, ACTH रिलीज़ करेगा, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ पे एक्ट करता है जाके, ये हार्मोन एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड्स पर, यानी कि ये एड्रिनल ग्लैंड्स पर जब एक्ट करेगा तो एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स पोर्शन से और मेडुला पोर्शन से स्पेसिफिक हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों पोर्शंस, इन दोनों लेयर्स के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उनके फंक्शंस की। जैसे कि हमने कहा एड्रिनल मेडुला जो है वो स्ट्रेस सिचुएशन में रिलीज़ होता है, तो इट मीन्स कि इसके जो हार्मोन, एड्रिनल मेडुला स्ट्रेस सिचुएशन में अपने हार्मोन्स को स्क्रीट आउट करता है, तो इट मीन्स के इसके हार्मोन्स जो हैं वो समटाइम्स एक साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं या एंटागोनिस्टिक भी वर्क कर सकते हैं। तो जो स्ट्रेस सिचुएशन में समटाइम्स जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है, जिसको हम एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन का नाम भी दे सकते हैं, ये एंटागोनिस्टिक भी वर्क करते हैं, यानी कि एक दूसरे के मुखालिफ भी काम करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम करते हैं। एंटागोनिस्टिक फेम में अगर हम बात करें तो एपिनेफ्रिन जो है यानी एड्रेनलिन जो है ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, बॉडी के कुछ पार्ट्स के ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। स्पेसिफिकली अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं स्केलेटल मसल्स के, हार्ट की आउटपुट को इंक्रीज़ करता है, जबकि नॉन एड्रेनलिन क्या करेगा, इसके मुखालिफ काम करेगा। ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, गट जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उन एरियाज़ के ब्लड वेसल्स को ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है। कंबाइंड इफेक्ट इसका क्या है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इसका क्या है कि ये दोनों हार्मोन्स ब्लड प्रेशर को रेज करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन रेजिंग ब्लड प्रेशर। रेयरली ऐसा होता होगा कि इन हार्मोन्स की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल हाई बीपी की सिचुएशन आई हो, रेयरली ऐसा होता है। अदरवाइज़ ये दोनों हार्मोन्स मिलकर बीपी को नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। आगे स्ट्रेस सिचुएशन आप जितनी ज़्यादा दोगे उस सिचुएशन की वजह से इन हार्मोन्स की मिकदार जितनी ज़्यादा होती जाएगी, बीपी जो है वो उतना ज़्यादा यानी कि इंक्रीज़ करता जाएगा। उसके अलावा ये ग्लूकोज की जो कन्वर्जन हुई थी या ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उस कन्वर्जन को ये प्रमोट करता है, यानी कि जो लिवर सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन मौजूद होता है उसको ये तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट या रिलीज़ करने के प्रोसेस को प्रमोट करता है। उसके अलावा हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके इफेक्ट्स को रिइंफोर्स करता है, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है उसके एक्टिविटीज़ या उसके काम को प्रमोट, उसकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। कॉर्टिकल हार्मोन्स, कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनकी 3 कैटेगरीज आपके पास गिवन है, एक है कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिकोस्टेरोन। बेटा कोशिश करें कि इन हार्मोन्स को, जैसे अभी मेडुला के आपने हार्मोन्स पढ़े, आपको अब आप कॉर्टेक्स के हार्मोन्स पढ़े हो, इनको टेबल की फॉर्म में करके लिखो ताकि आपको ईजिली याद हो जाए कि कौन से हार्मोन ने किसके अगेंस्ट वर्क करना है।
कॉर्टिसोल जो है ये इंसुलिन के अगेंस्ट वर्क करता है। किस तरह से? क्योंकि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मैंने आगे मेंशन किया ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब क्या है? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसलिए इसको हम कह रहे हैं क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। किस तरह से? प्रोटीन से इसकी प्रोडक्शन करवा के, यानी कि ये प्रोटीन्स को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया। तो इंसुलिन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। इंसुलिन तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो इट मीन्स ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, इट्स अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एड्रिनल कॉर्टेक्स मेनली कुछ हार्मोन्स को स्क्रीट करता है जो मिनरल आयन बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, लाइक एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन किडनीज को सिग्नल सेंड करते हैं जिससे सोडियम आयंस के लेवल को बॉडी के अंदर सोडियम आयंस के लेवल को कंजर्व किया जाता है। किस तरह से? कि किडनी ट्यूब्यूल्स तक ये सोडियम आयंस ना पहुंचे, अगर पहुंच भी गए तो वहाँ से उनको रिलीज होने से पहले उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो इसलिए क्योंकि मिनरल आयंस को बैलेंस करे, तो इस वजह से हम इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। तीसरा हार्मोन है जो कॉर्टिकॉटिक्स से रिलीज होता है, दैट इज कॉर्टिकोस्टेरोन। ये एज ग्लूकोकॉइड भी एक्ट करता है, ये एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी एक्ट करता है। कैसे? ये ग्लूकोज के लेवल को भी इंक्रीज करता है और उसी के साथ साथ ये मिनरल आयन बैलेंस को भी रेगुलेट करता है। तो इट मीन्स के कॉर्टिकोस्टेरॉइन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी एक्ट करता है और एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी एक्ट करता है। अब यहाँ पे जो हमने हार्मोन्स, अभी 5 हार्मोन्स के नाम पढ़े हैं, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रेस सिचुएशन में कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आपसे ये एमसीक्यू आ सकता है कि स्ट्रेस सिचुएशन में जो स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होते हैं उनमें से किसी एक का नाम बताएं। वो आपको ऑप्शन में एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, कोई भी नाम दे सकते हैं। उसी तरह से आपसे ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, जो रिसेंटली पूछा भी गया है पास्ट पेपर्स में, कि कौन सा कॉर्टिकल हार्मोन जो है वो ग्लूकोकॉइड एज वेल एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है, तो इन हार्मोन्स के जो ये बेसिक पॉइंट्स हैं बेटा, इनको आपने एमसीक्यूज के साथ ये भी साथ साथ तैयार करना है। कॉर्टिकल हार्मोन्स की वजह से, उनके अंडर सिक्रीशन या ओवर सिक्रीशन की वजह से कोई डिसऑर्डर होता है या नहीं? डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हमने इंसुलिन के डिसऑर्डर्स पढ़े हैं। उसी तरह से कॉर्टिकल हार्मोन्स अगर कम डेफिशिएंट हो या ज़्यादा प्रोड्यूस हों तो उसकी वजह से भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एडिसन्स डिजीज़। इस डिजीज़ का नाम हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में भी पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में एक मीडियन लोब में एक हार्मोन का नाम पढ़ा था, MSH हार्मोन, जिसमें हमने कहा था कि वो स्किन को डार्कन करता है, स्किन की डार्कनिंग में इन्वॉल्व होता है तब जब एडिसन्स डिजीज़ हो। तो ये कब होती है? जब कॉर्टिकल हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो गया या किसी वजह से डैमेज हो गया, तो जो कंडीशन फेस होती है, जो डिजीज़ होती है, उसको हम एडिसन्स डिजीज़ करते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें मेटाबॉलिक, जो हमारे जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। हमारे मसल्स की एक्टिविटी जो है वो वीक होना शुरू होती है, यानी कि मसल्स में थकावट, फैटीग बहुत ज़्यादा होती है। सॉल्ट्स का लॉस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिससे अपने लोग एब्डोमिनल पेन, एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की शिद्दत ख़त्म होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेस सिचुएशंस आना शुरू हो जाती हैं, जिससे समटाइम्स नॉर्मली ओवरकम भी कर लिया जाता है। लेकिन अगर ओवरकम ना कर सकें तो उसके रिजल्ट में डेथ भी हो सकती है, क्योंकि समटाइम्स मसल्स और जो हमारे कहने के जिन पोर्शन से, जिन एरिया से ये हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं वो कोलैप्स भी कर जाते हैं। तो एडिसन्स डिजीज़ में मोस्टली होता है कि स्किन का कलर डार्क होता है। जो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन करोगे जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा था मीडियन लोब में। आप वहाँ से एक दफ़ा दोबारा देख लो, यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है कि स्किन की डार्कनिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मसल्स वीक हो जाते हैं, इट मीन्स कि हमारे मसल्स में फटीग स्टार्ट हो जाती है, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सब जो है इस डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। सेकेंड कंडीशन है ओवर प्रोडक्शन, यानी कि अगर कॉर्टिकल हार्मोन्स ज़्यादा बन रहे हैं, ओवर स्क्रीशन हो रही है, ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या इफेक्ट होता है? कॉर्टिकल हार्मोन में अगर यहाँ पे हम नाम लें, पॉसिबल है कि कॉर्टिसोल हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई कॉर्टिकल हार्मोन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो प्रोटीन की ब्रेक डाउनिंग जो है वो एक्सेसिवली होना शुरू हो जाती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन टूटना शुरू हो जाती है। जितनी प्रोटीन टूटेगी, ग्लूकोज की मिकदार ब्लड के अंदर उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। इट मीन्स के मसल्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, हमारी बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगी। ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो इफ़ेक्ट होंगी, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, सोडियम आयंस की कंसनट्रेशन भी इंक्रीज़ हो सकती है। ऐसी डिजीज़ जो कॉर्टिकल हार्मोन्स की ओवर सिक्रेशन की वजह से होती है उसको हम कशंस डिजीज़ कहते हैं। लास्ट हार्मोन दैट इज़ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स
मैस्कुलिनाइजेशन को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि वो हार्मोन्स हैं लाइक ये मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन करवाते हैं, फीमेल्स में ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो एंड्रोजन्स मेल्स में हो या फीमेल्स में हो, ये दोनों केसेस में थोड़ी थोड़ी मिकदार में एंड्रोजन्स जो हैं ये मेल और फीमेल के एड्रिनल ग्लैंड्स को हार्मोन स्क्रीट आउट करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। और वी कैन से दिस के बहुत कम मिकदार में मेल में और फीमेल में एड्रिनल ग्लैंड्स में से एंड्रोजन हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है। इस सिक्रीशन का मतलब क्या है या इस सिक्रीशन का मकसद क्या होता है कि ये सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट होती है। स्पेशली मेल्स के केस में ये सेकेंडरी मेल करेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसका डिसऑर्डर क्या होता है, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्योंकि ये कॉर्टिकल हार्मोन है, तो अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के का इनर पार्ट डैमेज हो जाए, ट्यूमर्स बन जाए, स्पेशली फीमेल्स के केस में, तो इससे एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा मिकदार में होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फीमेल्स में कुछ मेल लाइक करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होना शुरू होते हैं। ये बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन ये तब होता है जब ट्यूमर जो है यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के इनर पार्ट में ट्यूमर की प्रोडक्शन हो जाए, जो फीमेल्स में फिर एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है और फीमेल्स में मेल लाइक करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे आज के लेक्चर में यही दो ग्लैंड्स में आपको यही दो ग्लैंड्स आपने बेटा याद करने हैं, अच्छी तरह से इनको पढ़ लें। बाकी रिमेनिंग चैप्टर के या रिमेनिंग ग्लैंड्स जो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन हो तो उसको नोट डाउन करके रखिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपनी लाइव क्लास में उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।